हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे बच्चे? देखिए, मैं आपके सामने फिर से हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री की दिल्ली सल्तनत के बारे में, और आप लोगों ने लास्ट पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में। आज की क्लास में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट एग्जाम नियर बाई हैं, अच्छी तैयारी करते रहें। और आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो ये तुगलक वंश है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, आगे चलकर पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं HSSC के एग्जाम में इन हरियाणा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की। हेडिंग डाल देता हूं मैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हम कब से कब तक पढ़ेंगे? तो हम पढ़ते हैं तुगलक वंश को 1320 से लेकर 1 मिनट, तुगलक वंश को हम पढ़ने वाले हैं 1320 से लेकर 1414 तक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गाजी मलिक, वही जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था गाजी मलिक ने हत्या की थी मुबारक शाह खिलजी की, वो गद्दी पर बैठा था, उसी का नाम है गियासुद्दीन तुगलक। तो हम पढ़ते हैं उसी का नाम है गियासुद्दीन तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठेगा, और गियासुद्दीन तुगलक को हम कब से कब तक पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे 1320 से लेकर 1325 तक। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से ये बनता है, भारत में सर्वप्रथम, आपके एग्जाम में सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा, भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण। तो हम पढ़ते हैं भारत में, हम इसमें पढ़ते हैं भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण। भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जो नहरों का निर्माण था वो किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम पढ़ते हैं इसने क्या किया था। इसमें हम पढ़ते हैं इसने दिल्ली के नियर बाई, इसी में हम पढ़ते हैं इसने दिल्ली के निकट एक नगर बसाया था, जिस नगर का नाम था तुगलकाबाद। जिसका नाम था, नगर का नाम तुगलकाबाद। इसने दिल्ली के नियर बाई एक नगर बसाया था, जिस नगर का नाम था तुगलकाबाद। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसने इसी तुगलकाबाद के अंदर एक किला बनवाया था, एक फोर्ट बनवाया था, जिस किले का नाम था छप्पन कोट। जिस किले का नाम था छप्पन कोट। तो हम पढ़ते हैं इसने किला बनवाया था जिस किले का नाम था छप्पन कोट। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका भी एक राज दरबारी कवि था। तो हम इसमें पढ़ते हैं इसका एक राज दरबारी कवि था। इसका एक राज दरबारी कवि था, जिस राज दरबारी कवि का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। जिस राज दरबारी कवि का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हम पढ़ते हैं इसका एक राज दरबारी कवि था, जिस राज दरबारी कवि का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं इसने अपने राज दरबारी कवि को एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम था महबूब इलाही। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बस समझ लीजिए इसके दौरान ये अपने राज दरबारी जो कवि था, इस राज दरबारी कवि को उपाधि दी थी, यानी कि इसकी अपने राज दरबारी कवि के साथ अच्छी अटैचमेंट थी। लेकिन हुआ क्या, एक समय की बात है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया था, इसने क्या किया, इसने अपने राजा यानी गियासुद्दीन तुगलक से एक बार लोन ले लिया, और लोन लेके क्या किया, इसने दिल्ली की जनता में उस लोन को सोने के सिक्के में तब्दील करवा के दिल्ली की जनता में बंटवा दिए। अब गौर से सुनिए, ऐसा इसने इसलिए क्यों किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास में ये कहा गया है, जो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया है,
हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए एक बात प्रसिद्ध थी, और वो क्या बात प्रसिद्ध थी, तो ये कहा गया है हजरत निजामुद्दीन औलिया कभी झूठ नहीं बोलते थे, यानी ये हमेशा सच्ची बोलते थे, या फिर ये कहा गया है इनके मुंह से निकली हुई हर बात सच साबित होती है, यानी फ्यूचर के बारे में बताते थे। तो इन्होंने एक बार लोन ले लिया, और लोन लेके क्या किया, दिल्ली की जनता में बंटवा दिया। अब हुआ क्या, दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा गियासुद्दीन तुगलक को नहीं मानती थी जितनी ज्यादा वो डाई हर्ट फॉलोवर किसकी थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। और इस बात का पता चला गियासुद्दीन तुगलक को पता चला जो दिल्ली की जनता है वो उससे ज्यादा हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानती है। तो ये इसको बुरा लगा और इसने तुरंत फरमान भिजवाया इसके पास, जिसमें लिखा था या इसको कहा गया था आपको जितना लोन दिया गया है वो सूद समेत आप वापिस कर दें। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने लोन वापिस करने से साफ मना कर दिया। जैसे ही मना किया, इस बीच जो गियासुद्दीन तुगलक है इसको बंगाल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हीं का एक पार्ट था बंगाल, और इन्हीं का एक बंगाल के अंदर सूबेदार था। गियासुद्दीन तुगलक का एक सूबेदार था बंगाल का, जिस सूबेदार का नाम था बुगारा खां। हुआ क्या, इस बुगारा खां ने विद्रोह कर दिया। तो हम पढ़ते हैं इस बुगारा खां ने विद्रोह कर दिया, और बुगारा खां ने बंगाल में विद्रोह किया, तो गियासुद्दीन तुगलक को इमरजेंसी बंगाल में जाना पड़ा। अब जैसे ही गियासुद्दीन बंगाल की तरफ गए तो पीछे से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कमेंटमेंट कर दी, और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की जनता के सामने ये कहा, देखिए आप लोग क्या कीजिए, इन्होंने दिल्ली की जनता के सामने ये कहा आप अपना नया सुल्तान डिसाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सुल्तान कभी वापस नहीं आएंगे, वो बंगाल गए हैं, बंगाल से कभी वापस लौटेंगे ही नहीं। उनके पीछे से कमेंटमेंट की। जब गियासुद्दीन तुगलक को पता चला उन्हीं के कवि ने उनके पीछे से ऐसी कमेंटमेंट कर दी, तो इनको बुरा लगा। इन्होंने वहीं से एक फरमान भिजवा दिया, और फरमान भिजवाया हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, जिसमें लिखा था मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। जैसे ही ये फरमान भिजवाया, इस फरमान को पढ़ के हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक उत्तर दिया, और वो उत्तर क्या था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो ये डायलॉग किसने दिया था, दिल्ली अभी दूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। तो हम पढ़ते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हनुज दूरस्थ दिल्ली। इसने कहा था हनुज दूरस्थ दिल्ली, दिल्ली अभी दूर है। तो आप याद रखेंगे ये डायलॉग किसने दिया था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। तो बुगारा खां के विद्रोह को दबा के गियासुद्दीन तुगलक उत्तर भारत लौटने लगा। तो हम पढ़ते हैं बात है 1325 की ही, 1325 में जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस लौटने लगा तो ये दिल्ली पहुंचने वाला था। दिल्ली पहुंचने में सिर्फ एक दिन की कमी थी, यानी दिल्ली के नियर बाई आ चुका था, तुगलकाबाद में आ चुका था। तो जैसे ये तुगलकाबाद पहुंचा तो इसी गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था जिसका नाम था जोना खां। जोना खां ने क्या किया, उसके पिता ने राजा बनने के बाद पहला कोई विद्रोह दबा के आया, यानी किसी स्थान को जीत के आया है, तो उसने अपने पिता का स्वागत करने के लिए तुगलकाबाद में अपने पिता को एक रात पहले रोक लिया ताकि अपने पिता को गिफ्ट कर सके। और जोना खां ने क्या किया, अपने पिता को लकड़ी का महल गिफ्ट किया। जोना खां ने अपने पिता के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया, और एक रात पहले गियासुद्दीन तुगलक को इस लकड़ी के महल में रोक लिया। और जैसे ही एक रात पहले गियासुद्दीन तुगलक यहाँ रुका तो लकड़ी के महल के नीचे गिर जाने की वजह से, लकड़ी के महल के नीचे गिरने की वजह से गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई, यानी इसके नीचे गिरने की वजह से गियासुद्दीन तुगलक मारा गया, यानी गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। तो हम पढ़ते हैं गियासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल के नीचे दब के मारा गया था। अब यहाँ पे जो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बात कही थी वो कभी दिल्ली वापस नहीं लौट सकते, तो इनकी बात सच साबित हुई। लोगों को लगने लगा ये कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। और यहाँ पे कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया की चाल थी इस लकड़ी के महल को नीचे गिरवाना। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, आपके एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लकड़ी के महल के नीचे दबकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो याद रखेंगे लकड़ी के महल के नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई थी। जैसे गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई, इसके बाद इसका बड़ा बेटा अगला राजा बना था, और इसका बड़ा बेटा कौन था, जोना खां, और जोना खां गद्दी पर बैठा था। उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए
हम पढ़ेंगे इसके बेटे के बारे में जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका रियल नेम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इसके बेटे के बारे में जो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया था, इसने 1325 से लेकर इसने शासन किया था 1351 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम पढ़ने वाले हैं 1325 से लेकर 1351 तक कंटिन्यूसली। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं। इसका जो वास्तविक नाम था, इसका जो रियल नेम था, वो वास्तविक नाम था इसका जोना खां। तो हम पढ़ते हैं इसका जो वास्तविक नाम था, ये वास्तविक नाम था इसका जोना खां। इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसे दिल्ली सल्तनत का, इसमें हम पढ़ते हैं इसे दिल्ली सल्तनत का, इसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली, दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान। तो याद रखेंगे इसे ही दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये अरबी और फारसी भाषा का, अरबी व फारसी भाषा का, ये अरबी व फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था, अच्छा विद्वान था। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था, ये भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। और हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं वो देखिए। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1333 की। 1333 में इसके शासनकाल में हम पढ़ते हैं, इसके शासनकाल में मोरक्को का एक यात्री भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इसके शासनकाल में मोरक्को का एक निवासी भारत आया था, मोरक्को का एक निवासी भारत आया था। तो हम पढ़ते हैं इसके शासनकाल में मोरक्को का एक निवासी भारत आया जिसका नाम था इब्न बतूता। तो हम पढ़ते हैं जिसका नाम था इब्न बतूता। देखिए जो मोरक्को है ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, तो हम पढ़ते हैं मेडिटेरियन सी के पास में पड़ता है। तो मोरक्को का एक निवासी आया इब्न बतूता। इसने क्या किया, इस इब्न बतूता को 1334 से लेकर 1342 तक लगभग 8 सालों तक इसने क्या किया, इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त कर दिया, दिल्ली के काजी के पद पर। अब ये काजी का पद क्या है, काजी के पद पर नियुक्त कर दिया, यानी इस्लाम धर्म के लिए न्याय करने वाला जो गुरु होता है उसी को बोला जाता है काजी। तो इसको काजी के पद पे नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसने भारत आकर, इब्न बतूता ने भारत में आकर एक बुक लिखी थी। इब्न बतूता ने भारत में आके बुक लिखी जिस बुक का नाम था रेहला। तो हम पढ़ते हैं इसने भारत आके एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था रेहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस बुक से हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसने अपनी बुक में ये बताया था जो भारत का दिल्ली शहर है, इसने अपनी बुक में ये लिखा था जो दिल्ली है उस समय ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध शहर है, यानी पूरे विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे जो प्रसिद्ध शहर है, इसने अपने भारत के दिल्ली को बताया था। और इसने रेहला बुक में क्या बताया था, तो इसने इस बुक में लिखा था भारत व मोरक्को के बीच में उस समय व्यापार होता था। तो इसने लिखा था भारत व मोरक्को के बीच उस समय के व्यापार के बारे में लिखा था। तो हम पढ़ते हैं इसने भारत व मोरक्को के उस समय के व्यापार के बारे में इस बुक के अंदर लिखा था। तो ये भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पढ़ते हैं। हाँ, यहां से आने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके शासनकाल में 2 नए राजवंशों का उदय हुआ था। तो आप याद रखोगे इसके शासनकाल के अंदर जब ये शासन करता था, इसके शासनकाल में भारत में 2 राजवंशों का उदय हुआ था। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है काफी बार, 2 राजवंशों का
उदय हुआ था। ये आप याद रखोगे। वो दो राजवंश कौन से थे, तो आप याद रखोगे सबसे पहला जो राजवंश था वो था विजयनगर साम्राज्य। तो आप याद रखोगे विजयनगर साम्राज्य। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य बना था। ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। ये अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी में हम पढ़ते हैं दूसरा जो नया राजवंश था, उस राजवंश का नाम था बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य भी मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, जो कि 1342 में की थी। यह आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिखने का रीजन सिर्फ ये है, आपसे ये पूछ लिया जाए बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक में हम ये भी पढ़ते हैं, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान बताएं, जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा सुल्तान जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, यानी हिंदू त्योहार बनाता था। देखिए ये सारे के सारे मुस्लिम राजा थे, तो ऑब्वियसली बात है ये हिंदू त्योहार नहीं बनाएंगे। फिर भी ये राजा हिंदू त्योहार बनाता था, तो ये कौन सा त्योहार बनाता था? होली। ये होली खेलता था। तो हम पढ़ते हैं एकमात्र ऐसा राजा जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, और हम पढ़ते हैं ये होली खेलता था, तो होली के त्योहारों में भी भाग लेता था। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने क्या किया था। इसने कृषि के लिए एक विभाग, एक ऑफिस बनवाया था। इसने कृषि के लिए एक विभाग बनवाया था। कृषि की देखरेख के लिए इसने एक विभाग बनवाया था, जिस विभाग का नाम था दीवान ए कोही। जिस विभाग का नाम था दीवान ए कोही। और हम इसमें पढ़ते हैं इसने क्या किया था? बाजार के लिए एक विभाग बनवाया था। इसने बाजार के लिए एक विभाग बनवाया था, जिसका नाम था दीवान ए रियासत। जिसका नाम था दीवान ए रियासत। इसी में हम पढ़ते हैं इसने एक और विभाग बनवाया था राजस्व की वसूली के लिए। टैक्स की वसूली के लिए इसने एक विभाग बनवाया था, जिस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। तो हम पढ़ते हैं इसने एक और विभाग बनवाया था, जिस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ये भी इसने एक विभाग बनवाया था। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं इसके क्रूर कार्यों के कारण, इसके क्रूर कार्यों के कारण, इसके क्रूर कार्यों के कारण इसे पागल बादशाह कहा गया था। इसे पागल सुल्तान कहा गया था। देखिए इसके दो तीन उपनाम हैं। इसको पागल सुल्तान कहा जाता था, इसी को रक्त पिपासु कहा जाता था, रक्त पिपासु कहा जाता था, इसी को सौपनशील कहा जाता था, इसी को सौपनशील कहा जाता था। इसका मतलब ये है इसे पागल सुल्तान कहा गया था इसके क्रूर कार्यों की वजह से। इसको रक्त पिपासु यानी खून पीने वाला कहा गया था। सौपनशील का मतलब सपने लेने वाला। लेते तो सब है, लेकिन सपनों में आए जो सोचा वही कर दिया, इसलिए इसको सौपनशील भी बोला जाता था। अन्यथा इसके बारे में ये बताया गया है, चाहे बेशक ये पागल सुल्तान हो, लेकिन इसके बारे में इतिहासकारों ने यह भी लिखा है ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित का मतलब है सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। इससे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको पागल सुल्तान कहा गया। ऐसा इसने क्या काम किए थे जो सबसे पढ़े लिखे सुल्तान को ही हमने क्या कह दिया? सबसे पागल सुल्तान। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बारे में कहा जाता है इसने कोई 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो पांचों के पांचों जो एक्सपेरिमेंट थे वो सारे के सारे असफल हुए थे। उनके असफल होने की वजह से इसको पागल सुल्तान कहा। तो पढ़ते ये हैं हम इसने वो 5 एक्सपेरिमेंट क्यों किए थे, उसके पीछे की कहानी समझते हैं। तो देखिए हम इसके अंदर पढ़ते हैं इसके समय में भारत में 34 विद्रोह हुए थे।
इसके समय में भारत में 34 प्रोटेस्ट हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। तो हम पढ़ते हैं इन 34 विद्रोह में से जो 7 विद्रोह थे, जो 7 प्रोटेस्ट यानी 7 जो विद्रोह थे, ये उत्तर भारत में हुए थे। 7 जो विद्रोह थे ये उत्तर भारत में हुए थे। और इसी के समय में 27 जो विद्रोह थे ये कहाँ हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। 27 जो विद्रोह थे वो कहाँ हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे इसके समय में। अब आप एक चीज देखिए, इसके समय में विद्रोह सबसे ज्यादा हुए। पहला ऐसा राजा आया है जिसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए हैं। अब देखने की बात यह है, ये दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली भारत के किस साइड में है? उत्तर की साइड में है। और उत्तर में सबसे कम विद्रोह हुए हैं। सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ है? दक्षिण भारत में। अब आपको ये भी पता है दक्षिण भारत की दूरी उत्तर भारत से कितनी ज्यादा है। आज भी जाने में कितना समय लगता है? तो उस समय तो घोड़े और रथों से जाया जाता था, तो उस समय जाने में तो काफी दिन लग जाते थे। अब इस राजा ने क्या किया? इस राजा ने ये विद्रोह दबाने की कोशिश की। तो दिल्ली में तो ये रहता था, संभालता था। जैसे ही दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ, ये सेना को उठा के दक्षिण भारत जाता, विद्रोह को दबाता, फिर वापस उत्तर भारत आता। पहुंचते इसके सामने फिर न्यूज आती दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ। इस वजह से ये दक्षिण उत्तर के चक्कर लगा के थक चुका था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए इसके माइंड के अंदर एक प्लान आया। और वो प्लान इसके अंदर ये आया माइंड में, इसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और इसके माइंड में सबसे पहला प्लान ये आया कि उन्हें राजधानी परिवर्तन कर लेते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर अच्छे से बखान करूंगा। राजधानी परिवर्तन। तो हम पढ़ते हैं इसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया राजधानी परिवर्तन। और ये राजधानी परिवर्तन कहां से कहां तक किया था? तो ये राजधानी परिवर्तन इसने दिल्ली से दौलताबाद किया था। इसने ये दिल्ली से दौलताबाद किया था। तो हम पढ़ते हैं इसने जो ये राजधानी परिवर्तन था ये दिल्ली से दौलताबाद किया था। दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, जिसको देवगिरी बोला जाता है। तो देखिए अब ये राजधानी परिवर्तन क्या था? इसकी ये पढ़ा लिखा था, इसके माइंड के अंदर ये आया क्यों नहीं काम करते हैं। दिल्ली के अंदर कम विद्रोह हैं, 7 ही विद्रोह हैं, यानी दिल्ली के विद्रोह को दबा सकता है। दक्षिण भारत में ज्यादा विद्रोह होते हैं, दक्षिण भारत को जीतना भी है इसे। तो इसने सोचा क्यों ना काम करते हैं, बार बार चक्कर लगाने की बजाय एक काम कर लेते हैं, राजधानी को ही उठा के दक्षिण भारत ले चलते हैं। कुछ साल दक्षिण भारत में स्टे करेंगे, अच्छे से लूटपाट करेंगे और दक्षिण भारत में जाके सारे विद्रोह दबा देंगे, दक्षिण भारत को जीत लेंगे। उसके बाद एक साथ आ जाएगा कहां पे? उत्तर भारत में। तो इसने पहला एक्सपेरिमेंट किया और ये दक्षिण भारत में चला गया। अब जैसे ही दक्षिण भारत गया, आप लोगों को पता है राजधानी दक्षिण भारत लेके जाएगा तो दक्षिण भारत में इसको सारे के सारे घोड़े लेके जाने पड़ेंगे, सारे के सारे किले लेके जाने पड़ेंगे, सारे के सारे विभाग ऑफिस लेके जाने पड़ेंगे। अब इसने सारा खर्चा लगा दिया कहां पे? दक्षिण भारत जाने में। दक्षिण भारत गया, 2-3 महीने रुका, सारा खर्चा लगा दिया। लेकिन पहुंचते ही इसके पास एक न्यूज आई और वो न्यूज ये थी, उत्तर भारत में मंगोलों ने अटैक कर दिया है। अगर ये जल्द ही उत्तर भारत नहीं पहुंचा तो इसके हाथ से दिल्ली निकल जाएगा। नाम ही दिल्ली सल्तनत है, अगर दिल्ली निकल गया तो ये राजा किस बात का, इसके हाथ से दक्षिण भी चला जाएगा। इसलिए इसको तुरंत राजधानी दौलताबाद से उठाकर दिल्ली जाना पड़ा। यानी इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो असफल हुआ। क्यों? क्योंकि एक बार तो ये दौलताबाद आया, दूसरी बार राजधानी को उठा के दिल्ली गया। इसने लगभग अपना जितना जो पैसा था वो सारा बर्बाद कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और इसका जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट इसका असफल हुआ था। इसके बाद इसने क्या किया? अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का नाम था खुरासान का अभियान। इसके इस एक्सपेरिमेंट का नाम था खुरासान का अभियान। अब ये खुरासान का अभियान क्या है, इसको गौर से सुन लीजिए। देखिए जैसे ही उत्तर भारत आया, इसके माइंड में ये आया, जो पैसा इसने खराब कर दिया कहां पे? उत्तर से दक्षिण भारत जाने में पहले एक्सपेरिमेंट ने, क्यों नहीं इस पैसे की भरपाई कर ली जाए। ये चाहता था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसके माइंड में था क्यों नहीं एकदम से पैसे आ जाएं। जैसे आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हो तो आपके माइंड में यही रहता है जल्दी से पैसे कमा लिए जाएं। तो ये भी ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसके माइंड में आया कि उन्हें जल्दी से पैसे कमा लिए जाएं या पैसे की भरपाई कर ली जाए। इसने सुना था खुरासान के बारे में। अब ये खुरासान क्या है तो आपको बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर खुरासान नामक एक स्थान है, सिंध से ऊपर वो स्थान है। तो इसने खुरासान के बारे में सुना था, क्या खुरासान का कोई राजा मारा जा चुका है, वहां पे अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। तो इसने ये सोचा एक काम करते हैं, सारी सेना को लेके चलते हैं खुरासान के अंदर, वहां पे जाके अटैक करेंगे, लूटपाट करेंगे और वापस आ जाएंगे। और रास्ते में जो मंगोल छिपे बैठे हैं उनको भी भगा देंगे, एक साथ 2 काम हो जाएंगे और खजाने की भरपाई पूरी हो जाएगी। जैसे अपने सैनिकों के बीच गया,
और सैनिकों को जाके इसने कहा सारे तैयार हो जाइए, हम आने वाले समय में खुरासान चलने वाले हैं। लेकिन सैनिकों ने साफ मना कर दिया जाने से। क्यों? क्योंकि सैनिकों को इस बात का पता था खुरासान जाने में और वापस आने में 6 महीने लगते हैं। 3 महीने खुरासान जाने में, 3 महीने खुरासान से वापस आने में लगते हैं। सैनिकों ने ये कहा क्या ये इसके साथ सैनिकों ने ये कहा सैनिक इसके साथ खुरासान नहीं जाएंगे। क्यों? कि अगर सैनिक इसके साथ खुरासान चले गए तो उनकी फैमिली की केयर कौन करेगा। तो राजा ज़्यादा चतुर था, इसने क्या सोचा कि उन्हें काम करते हैं, सैनिकों को एडवांस सैलरी दे देते हैं। और एडवांस सैलरी देने से वो इनको साथ चलने के लिए राजी हो जाएंगे। तो इसने बचा कुचा जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी सैनिकों को। सैनिक खुश हुए, 1 साल पहले की सैलरी मिल गई उनको और वो राजा के साथ चलने के लिए तैयार हुए। राजा ने रास्ते में मंगोलों के आक्रमण को दबाया और खुरासान बढ़ चले। जैसे ही खुरासान पहुंचने में 3 दिन बाकी थे, खुरासान के नियर बाई जा चुके थे, इसके पास एक और न्यूज आई, खुरासान में उज्बेकों ने अटैक कर दिया है, इसके जाने से पहले सब कुछ लूट लिया है। जैसे ही खुरासान पहुंचा इसके हाथ कुछ नहीं लगा, इसको खुरासान से खाली हाथ लौटना पड़ा और इसका ये वाला अभियान भी असफल हुआ। यानी कि इसके पास जितने पैसे बचे थे वो भी इसने 1 साल की एडवांस सैलरी देने में लगा दिए। अब ये बिल्कुल ही कंगाल हो चुका था। अब ये ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो चुपचाप बैठने वाला नहीं था, जैसे आप हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। और वो तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने दोआब क्षेत्र में करवर्दी की। तो हम पढ़ते हैं इसने दोआब के क्षेत्र में करवर्दी की। इसने दोआब क्षेत्र में कर को 2 गुना कर दिया, कर की वृद्धि की। अब ये दोआब क्षेत्र में करवृद्धि क्या है, इसको गौर से सुन लीजिए। तो देखिए इसने दोआब क्षेत्र में करवृद्धि की, इसका मतलब ये है, पहले तो दोआब का मीनिंग समझिए जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। 2 नदियों के बीच का वो फर्टाइल एरिया, वो उपजाऊ जगह जहाँ पे ज़्यादा खेती की जा सकती हो, उसी को दोआब बोला जाता है। तो उस समय भारत में दोआब, सारा का सारा उत्तर भारत दोआब ही है। उत्तर भारत गंगा यमुना का और उत्तर पूर्वी जो एरिया है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। इसने घोषणा कर दी क्या अब की साल, इसके माइंड में प्लान ये आया कि अब की साल एक काम करते हैं। इसने सोचा हर बार साल में पैसा कहाँ से आता है, भारतीय किसानों से, टैक्स से आता है। इसने सोचा अब की बार टैक्स तो आएगा, क्यों नहीं काम करते हैं भारत के किसानों पर 2 गुना टैक्स लगा देते हैं। जैसे वो 2 गुना टैक्स देंगे साल के अंत में, इसका खजाना तो वैसे भर जाएगा, इसका राजकोष तो वैसे भर जाएगा। तो इसने क्या किया, घोषणा करवा दी क्या दोआब क्षेत्र में अब की बार भारतीय किसानों से 2 गुना टैक्स लिया जाएगा। अब ये खुश हुआ, क्यों? क्योंकि साल के अंत में 2 गुना टैक्स मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही इसने घोषणा की, घोषणा के तुरंत बाद आने वाले 6 साल के लिए सूखा पड़ गया भारत में, जिसकी वजह से इसको 2 गुना कर तो दूर की बात, इसको सिंगल भी कर नहीं मिला, इसलिए इसको और ज्यादा मार झेलनी पड़ी। तो हम पढ़ते हैं इसका जो अगला एक्सपेरिमेंट था ये भी असफल हुआ। अब ये ज्यादा पढ़ा लिखा था तो ये चुपचाप बैठने वाला नहीं था। तो हम पढ़ते हैं इसमें इसने अपने अगले एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इसका जो अगला एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। तो हम पढ़ते हैं इसका जो अगला एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट का नाम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, डिमोनेटाइजेशन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब ये क्या है, डिमोनेटाइजेशन, ये कुछ नया नहीं है, आप सभी स्टूडेंट को पता है ये क्या है। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का मतलब है डिमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण। आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। 8 नवंबर 2016 की रात में श्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन आके ये कहा था कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आपके पास जितने नोट हैं आप बेचिंतित रहिए, आप अपने नोट लेके बैंकों में चले जाइए, वहां पे जाके जमा कीजिए और नई करेंसी यानी 2000 का नोट ले लीजिए। जैसे ऐसा किया था तो कांग्रेसी नेता ने नरेंद्र मोदी को तुगलकी फरमान बताया था, क्योंकि ऐसा पहले तुगलक वंश में हो चुका है और ये वही है जो नरेंद्र मोदी से पहले कर चुके हैं। इस राजा ने ये सोचा, उस समय भारत में चांदी के सिक्के चलते थे रेगुलर करेंसी के अंदर। तो जैसे ही चांदी के सिक्के चले, राजा के माइंड में आया क्यों नहीं काम करते हैं, चांदी के सिक्कों को बंद कर देते हैं। जैसे ही चांदी के सिक्कों को बंद करेंगे उसके स्थान पे तांबे के सिक्के चला देते हैं और एक चांदी का सिक्का एक तांबे का सिक्के का रेट बराबर कर देते हैं। और घोषणा ये कर देंगे क्या भारत में चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, आप लोगों के पास जितने चांदी के सिक्के सारे राजा के पास टकसालों में जमा करा दें और राजा से तांबे के सिक्के ले लें। और राजा के माइंड में ये चल रहा था पूरे भारत के, जैसे
ही चांदी के सिक्के राजा के पास आ जाएंगे और सारे तांबे के सिक्के चले जाएंगे तो ये फिर से घोषणा कर देगा भारत में चांदी के सिक्के चलते हैं और चांदी के सिक्के का रेट भी बढ़ा देगा। इसने इतना सारा सोच लिया था और इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी भारत में घोषणा करवा दी। और जैसे ही घोषणा हुई भारत में चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, अब भारतीय जनता को लगने लगा ये राजा लगभग पागल हो चुका है, इतनी महंगी जो मुद्रा है, पहली बात तो उसका रेट तांबे के बराबर कर दिया और वो चलती भी नहीं है। तो भारतीयों को ये लगने लगा था, नागरिकों को, क्या जो ये राजा ये पागल हो चुका है। अब की बार भारतीय जो जनता है वो इससे ज्यादा चतुर निकली और जनता ने क्या किया, भारतीय जनता ने इसकी बात नहीं मानी, राजा के पास चांदी के सिक्के जमा नहीं किए बल्कि अपने घरों के बर्तन तोड़ के तांबे के सिक्के भी बना लिए। यानी राजा को दोगुना नुकसान हुआ, ना तो चांदी के सिक्के पहुंचे और ना तांबे के सिक्के इसके बिक पाए यानी जा पाए। तो हम पढ़ते हैं इसका ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये भी असफल हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो चुपचाप बैठने वाला नहीं था, इसने क्या किया, अपने 5वें एक्सपेरिमेंट को भी अंजाम दिया। इसका 5वां एक्सपेरिमेंट क्या था, कराचिल का अभियान। तो हम पढ़ते हैं इसका 5वां एक्सपेरिमेंट था कराचिल का अभियान। कराचिल का अभियान ये क्या था, तो इस राजा के माइंड में ये आया, इसने भी थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ा था आप लोगों की तरह, इसके माइंड में आया पहले जितने आक्रमणकारी थे मुस्लिम वो सारे के सारे पैसा कहाँ से लेके आते थे, तो वो भारत में हिंदू मंदिरों को लूटते थे। इसके माइंड में आया क्यों ना मंदिरों को लूटा जाए, लेकिन इसको ये भी पता था भारत के हिंदू मंदिर तो पहले से लूट चुके हैं, इसलिए इसने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, इसने सोचा कैलाश पर्वत श्रेणी की तरफ चलते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत श्रेणी पे भगवान शिव के बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे और वहां पे काफी सारा सोना है। तो इसने सोचा क्यों ना वहां चलते हैं। इसने जाके अपने सैनिकों को कहा कराचिल चलेंगे। सारे सैनिक जिस भेष में थे उसी भेष में अस्त्र शस्त्र उठा के चल दिए राजा के साथ। अब आपको पता है कैलाश पर्वत की तरफ जाने की तरफ हमें हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी हमें हिमालय श्रेणियों को क्रॉस करना पड़ेगा। और हिमालय श्रेणी की पीक पॉइंट पे आप लोगों को पता है माइनस टेम्परेचर रहता है, पानी तक जम जाता है। तो ये जिस बेस में थे उस बेस में चल दिए। जैसे ही हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे पहुंचे तो वहां पे सर्दी बढ़ने लगी। ये जितनी आगे जाता उतनी सेना मरती चली जाती, यानी सेना कम होती चली जाती। जैसे ही हिमालय की श्रेणियों पहुंचा इतनी ज्यादा सर्दी ये सहन नहीं कर पाया। इसके माइंड में ये आया ये वहां तक पहुंचेगा नहीं कराचिल तक, इससे पहले ये खुद मारा जाएगा, इसलिए रास्ते से ही वापस लौट आया। और हम पढ़ते हैं इसका जो 5वां अभियान था ये 5वां अभियान भी इसका असफल रहा था। इसलिए हम पढ़ते हैं इसके इन असफल कारणों की वजह से ही इसको भारत का पागल सुल्तान कहा गया है। अन्यथा आपको इसको पढ़ने से ये पता चलेगा कि इसने जो ये एक्सपेरिमेंट किए हैं इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पता चलता है इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान और कोई था भी नहीं। हाँ, इनके असफल होने की वजह से इसको पागल सुल्तान कहा गया है। तो ये हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास करने वाला, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करने वाला, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करने वाला। तो आप याद रखेंगे सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करने वाला शासक कौन था। सती प्रथा लगभग सभी को पता होगा सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा ये है, उस समय हम हिंदुओं में एक कुप्रथा थी, वो ये थी अगर कोई भी हिंदू पुरुष मारा जाता था तो उसकी बीवी को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, वो सती प्रथा थी। इस मुस्लिम राजा ने एक अच्छा काम किया था, इसने सती प्रथा को रोकने की सिर्फ कोशिश की थी लेकिन ये सती प्रथा को रोक नहीं पाया था। अब सती प्रथा के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो समझ लीजिए। तो सती प्रथा को मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, सारी की सारी सती प्रथा कब से स्टार्ट हुई कब खत्म हुई इसको अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए सती प्रथा की शुरुआत गुप्त वंश से होती है। गुप्त वंश अभी पढ़ाना बाकी है। गुप्त वंश 319 से लेकर 540 तक आपको मैं गुप्त वंश पढ़ाऊंगा। इसी गुप्त वंश के अंदर एक राजा आएगा जिस राजा का नाम होगा रामगुप्त, और रामगुप्त को मैं आप लोगों को 375 से 380 के बीच में पढ़ाऊंगा साल में। इस रामगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था जिस सेनापति का नाम था गोपराज, जिसका नाम था गोपराज। और इसी गोपराज की जो पत्नी थी वो भारत की
पहली सती बनी थी। यानी गोपराज एक युद्ध में मारा गया और इसकी पत्नी इसकी चिता के साथ जली थी। तो हम ये पढ़ते हैं ये भारत की पहली सती थी। हमें इसका पता कहाँ से चला है? तो हमें इस कहानी का पता चला है कहाँ से? एरन इनक्रिप्शन से, एरन अभिलेख से। तो हमें इसके बारे में पता चला है एरन अभिलेख से। तो हम पढ़ते हैं, हमें इसके बारे में पता चला एरन अभिलेख से। और ये एरन अभिलेख किसने लिखा था? तो ये लिखा था भानुगुप्त ने। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एरन अभिलेख किसने लिखा था? भानुगुप्त ने। तो ये भी आप इसमें याद रखोगे। तो ये सती प्रथा का थोड़ा सा इतिहास है, कहाँ से शुरू होती है। अब सती प्रथा से आने वाले क्वेश्चन, ये तो आपने ये पढ़ा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने तो सती प्रथा पर रोक लगाने का सिर्फ प्रयास किया था। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए सर्वप्रथम सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किसने किया था? तो आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान बताएं जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, जिसने सती प्रथा को रोक लगाई थी। और उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो आप याद रखोगे सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला मुगल शासक बताएं जिसने, मुगल का मतलब है मुगलों में वो राजा कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी मुगल पढ़ने बाकी हैं। अकबर वो राजा होगा जो मुगल शासक होगा सती प्रथा पर रोक लगाएगा। सेकंड ऐसा मुगल शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? वो था औरंगजेब। वो था औरंगजेब। अब देखिए ये राजा अपने शासनकाल में सती प्रथा को बैन कर देते थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे इन राजा की डेथ होती अगला राजा आता तो यहाँ पे हम भारतीय जो थे वो सती प्रथा को फिर से बढ़ावा दे देते थे। लेकिन अंतिम बार भारत में सती प्रथा कब खत्म हुई थी? तो हम पढ़ते हैं, बात है 1829 की। 1829 में भारत के पहले, हम पढ़ते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन किया था 1829 में। और हम पढ़ते हैं इनकी हेल्प किसने की थी? ये कई बार पूछा जा सकता है। सती प्रथा को बैन करने में हेल्प की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। तो हम पढ़ते हैं भारत में परमानेंट सती प्रथा 1829 में बैन हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। और इसकी हेल्प किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने इसकी हेल्प की थी। तो ये हम पढ़ते हैं सती प्रथा के बारे में। तो ये सती प्रथा से रिलेट थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1351 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1351 की। 1351 में सिंध जाते समय, 1351 में सिंध जाते समय थट्टा नामक स्थान के ऊपर, थट्टा नामक स्थान के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। थट्टा नामक स्थान के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। तो हम पढ़ते हैं 1351 में सिंध जाते समय थट्टा नामक स्थान के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया। इसके बाद इसका भाई गद्दी के ऊपर बैठा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे आने वाली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश को कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को, मिलते हैं आपके अगली क्लास के अंदर।